आज हम पढ़ेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस को शेक्सपियर ने लिखा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। तो आइए हम इस प्ले का समरी पढ़ना शुरू करते हैं। एंटोनियो एक रिच मर्चेंट था वेनिस का, और इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था बेसेनियो। जो एंटोनियो है वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही सैड था, क्योंकि जो उसका शिप है वो सी पर गया हुआ था। मतलब उसकी जो जहाज़ें हैं वो समुद्र पर थी। एक दिन बेसेनियो आता है एंटोनियो के पास 3000 डकेट लोन के रूप में लेने के लिए, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था ताकि वो बेलमोंट जा सके। अब जो बेसेनियो है वो बेलमोंट इसलिए जाना चाहता था ताकि वो अपना लक आजमा सके एज अ शूटर ऑफ पोर्शिया। अब जो पोर्शिया है वो बहुत ही फेमस थी अपने ब्यूटी के लिए, अपने वेल्थ के लिए, और साथ ही अपने नोबल क्वालिटीज़ के लिए। और दुनिया के हर एक कॉर्नर से बहुत सारे प्रिंस आए थे पोर्शिया से शादी करने के लिए या पोर्शिया को जीतने के लिए, ताकि वो उनसे शादी कर सकें। अब जो पोर्शिया के पापा हैं वो क्या किए कि जब उनका लास्ट डे था, मतलब कि जब वो मरने वाले थे, तो वो अपना एक विल बनाए थे। उसमें ये लिखा हुआ था कि 3 कैस्केट होगा, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेडन का। इन 3 कैस्केट में ही एक लेटर होगा और एक फ़ोटो होता है पोर्शिया का। अब इन तीनों कैस्केट में से जो इंसान राइट कैस्केट को चूज़ कर लेगा उससे ही होगा पोर्शिया का शादी। और जो पोर्शिया है वो इस व्हील से बाउंड थी, यानी कि वो इस व्हील को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। उसके पापा का ये जो इच्छा था उसको इसको पूरा करना था। वो ना ही किसी ऐसे शख्स को चूज़ कर सकती थी जिसको वो चाहती है, और ना ही किसी ऐसे शख्स को रिजेक्ट कर सकती थी जो राइट कैस्केट को चूज़ कर ले। और ऐसा माना जाता था कि वही इंसान राइट कैस्केट को चूज़ करेगा जो सच में, जो रियली पोर्शिया को लाइक करता हो और वो उसको डिज़र्व करता हो। और ये जो कंडीशन था विल का वो इतना ज़्यादा हार्ड था कि इस कंडीशन को सुनने के बाद बहुत सारे शूटर्स, बहुत सारे प्रिंस ऐसे ही वापस चले गए बिना कोई कैस्केट को चूज़ किए। और इसीलिए जो बेसेनियो है वो बेलमोंट आना चाहता था ताकि वो भी अपना लक आजमा सके, पर जो एंटोनियो है उसके पास रेडी मनी नहीं था। तो इसी वजह से एंटोनियो और बेसेनियो दोनों कोई एक और मर्चेंट के पास जाता है जिसका कि नाम है शाइलॉक। अब दोस्तों ये जो शाइलॉक है वो एक जीव है और वो एंटोनियो से नफरत करता है, क्योंकि जो एंटोनियो है वो एक क्रिश्चियन है और बहुत जगहों पर बहुत टाइम जो एंटोनियो है उसने शाइलॉक का इंसल्ट किया है। तो शाइलॉक जो है जब एंटोनियो और बेसेनियो उसके पास पैसा मांगने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि ये उसके लिए एक चांस हो सकता है जिससे वो अपना रिवेंज ले सके, और इसीलिए वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है वो लोग को मनी देने के लिए। अब जो शाइलॉक है वो पैसा दे तो देता है, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जो एंटोनियो है अगर वो 3 मंथ में पैसा वापस नहीं कर पाया तो जो शाइलॉक है वो उससे 1 पाउंड फ्लेश लेगा एंटोनियो की बॉडी से। मतलब ये कि जो शाइलॉक है एक बॉन्ड साइन करा लेता है एंटोनियो से, जिस पे लिखा हुआ होता है कि अगर 3 महीने के अंदर वो उसको पैसा वापस नहीं दिया तो वो एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश निकाल लेगा, और ये फ्लेश वो कहीं से भी निकाल सकता है जहाँ से उसको मन करेगा। तो जो एंटोनियो है वो सोचता है कि ठीक है उसका शिप तो है ही, गया ही है उसका शिप पानी में, तो जब उसका शिप आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो पैसा भी आ ही जाएगा, तो वो उसको वापस कर देगा। और इसलिए वो रेडी हो जाता है और बॉन्ड साइन कर देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्ट 2 का। यहाँ पर सबसे पहले बेलमोंट का सीन दिखाया जाता है। बेलमोंट में बहुत सारे प्रिंसेस आते रहते हैं, बहुत सारे प्रिंस अलग अलग कॉर्नर से आते हैं ताकि वो लोग अपना लक आजमा सकें कैस्केट में।
तो जो पहला प्रिंस होता है उसका नाम है द प्रिंस ऑफ मोरक्को। वो सबसे पहले एक कैस्केट को चूज़ करता है, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाता है गिल्टर से और वो गोल्ड को, मतलब जो गोल्ड वाला कैस्केट होता है उसको चूज़ कर लेता है और इसके बाद वो बाहर हो जाता है। इसके बाद बारी आता है प्रिंस ऑफ एरेगन का। वो सोचता है कि वो बहुत ही कैपेबल कैंडिडेट है और वो हर एक वे में पोर्शिया को डिज़र्व करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो सिल्वर कैस्केट को चूज़ करता है और वो भी अलग हो जाता है, मतलब कि वो भी इस कंपटीशन से आउट हो जाता है। वो भी गलत कैस्केट चूज़ कर लेता है। अब इस प्ले में एंट्री होता है दोस्तों लॉन्सेलॉट का। लॉन्सेलॉट एक सर्वेंट है और ये शाइलॉक के शरण में रहता है, मतलब कि ये शाइलॉक का सर्वेंट है और ये जो है बहुत सारा फनी ट्रिक्स भी आजमाते रहता है। एक दिन ये क्या करता है कि ये अपने ही ब्लाइंड फादर को कंफ्यूज करने का कोशिश करता है। फिर एक दिन जो लॉन्सेलॉट है वो शाइलॉक के साथ काम करने से मना कर देता है और वो बेशनियों के साथ काम करने आ जाता है, मतलब कि वो बेशनियों का सर्वेंट बन जाता है। अब दोस्तों जो शार्लोक है उसकी एक बेटी है जिसका कि नाम है जेसिका। जो जेसिका है वो अपने पापा से हेट करती है, उसको शार्लोक बिल्कुल पसंद नहीं है और वो लॉरेंजो को चाहती है। जो लॉरेंजो है वो एंटोनियो का दोस्त है और वो भी एक क्रिश्चियन है। एक दिन क्या होता है कि जो शार्लोक है वो पार्टी में जाता है और ये जो पार्टी है इस पार्टी को वैशेनियो, एंटोनियो और उसके कुछ दोस्त मिलकर देते हैं, जिसमें शाइलोक को भी बुलाया जाता है। तो उसके एब्सेंस में जो जेसिका है वो क्या करती है कि अपने घर से बहुत सारा ज्वेलरी, डकेट्स, गोल्ड, ये सारा चीज़ ले लेती है और लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। और जब शाइलोक को पता चलता है ये सारे चीज़ों के बारे में तो वो बहुत उदास होता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके रोड पर रोता है। अब जो वेशेनियो था वो भी वेलमोंड जाने के लिए रेडी था। शाइलोक को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो उसकी बेटी है वो बेशेनियो वाले सीप पर वेलमोंड जा रही होगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वैसे ही वो जो शिप है वो निकल जाता है और जो शाइलोक है वो नहीं रोक पाता है अपनी बेटी को। एंटोनियो के जो फ्रेंड है वो ये सोचते हैं कि वो लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो एंटोनियो है वो तो रिच मर्चेंट है तो वो लोग चला भी जाएगा, तो जो एंटोनियो है वो आराम से सारा पैसा शाइलोक को दे देगा और ये सोच करके वो लोग वहाँ से चला जाता है। और एक ऐसा र्यूमर होता है कि जो एंटोनियो का शिप है वो लॉस्ट हो गया है सी में। इसके बाद सेकंड एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्ट की। अब जो शाइलोक है वो और भी ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाता है क्योंकि जो उसकी बेटी है वो वहाँ से भाग जाती है और इसके कारण जो शाइलोक है उसका जो रिवेंज का डिज़ायर है कि वो एंटोनियो से अपना रिवेंज लेगा वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और इधर जो एंटोनियो है वो और भी शिप अपना लॉस्ट कर देता है, मतलब उसका जो शिप है वो और भी ज़्यादा सी में खो गया है, उसके शिप के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है। और इस सब बातों से जो शाइलोक है वो और भी ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अगर एंटोनियो फेल हो गया समय से पैसा लौटाने में तो वो उसका 1 पाउंड फ्लेस निकाल लेगा और इससे वो अपने रिवेंज को सेटिस्फाई कर पाएगा। और जो एंटोनियो है वो वाकई में समय से पैसा देने में फेल हो जाता है और जो बॉन्ड होता है वो फॉरफिटेड हो जाता है और एंटोनियो को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जो शाइलोक था वो बहुत ही रिजिड जीव था, वो मूव करने के लिए तैयार ही नहीं था, मतलब कि उसको अपना रिवेंज चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि जो शाइलोक है वो 1 पाउंड फ्लेश निकाल ही लेगा एंटोनियो के बॉडी से और एंटोनियो मर जाएगा, मतलब कि जो एंटोनियो का लाइफ है वो ग्रेव डेंजर में था। इधर बेशनियो जो है वो वेलमोंड पहुंच जाता है और पोर्शिया जो है बेशनियो को लाइक करने लगती है और लकीली जो बेशनियो है वो राइट कैस्केट चूज़ कर लेता है, मतलब कि जो लेडन कैस्केट होता है उसको बेशनियो चूज़ कर लेता है और साथ ही वो जीत जाता है पोर्शिया को भी, उसके सारे वेल्थ को भी और
ग्रेशिनो गेट्स नेरिशा, मतलब कि जो ग्रेशेन्यू है वो नेरिसा के साथ एंगेज्ड हो जाता है। ग्रेशिनो बेशेन्यू का ही दोस्त है और जो नेरिशा है वो पोर्शिया की सर्वेंट है। अब लॉरेंशो और जेसिका भी वहाँ पर आ जाते हैं और इसके थोड़े दिन बाद एक लेटर आता है वेनिस से, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि जो एंटोनियो है वो पूरी तरह से शार्लोक के क्लच में आ चुके हैं और एंटोनियो चाहता है कि वो अपने मरने के टाइम में बेशेन्यू को देखे, मतलब वो चाहता ये है कि उसके मरने के टाइम बेशेन्यू उसके साथ रहे। अब जो बेशेन्यू है वो बहुत ही पेल हो जाता है, बहुत ही डर जाता है, बहुत ही घबरा जाता है और वो सारा बात पोर्शिया को बता देता है। फिर जो पोर्शिया है वो कहती है कि वो जल्दी से जल्दी वेनिस जाए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। और इसके बाद बेशेन्यू और ग्रेशिनो दोनों वेनिस के लिए निकल जाते हैं। इधर जो पोर्शिया है वो एक बहुत ही क्लेवर प्लान बनाती है। वो एक प्लान बनाती है कि वो कैसे कोर्ट में अपीयर हो सकती है। इस प्लान में जो पोर्शिया है वो एक लॉयर बनेगी और जो निरिशा है वो एक क्लर्क बनेगी और इससे कोई भी वो लोग को पहचान नहीं पाएगा और वो लोग परफेक्टली डिस्गाइज हो जाएगी। इसके बाद जो पोर्शिया है वो भी अपना घर छोड़ देती है, वेनिस के लिए निकल जाती है और वो अपना घर इस समय जेसिका और लॉरेंजो के मास्टरशिप में छोड़ देती है। यहाँ पर दोस्तों एक्ट 3 भी ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं एक्ट 4 के बारे में। एक्ट 4 में दोस्तों कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। इस कोर्ट में एंटोनियो के केस का सुनवाई होते रहता है। जो शाइलॉक है वो एकदम रिजिड रहता है कि नहीं, उसको 1 पाउंड फ्लेश चाहिए ही एंटोनियो के बॉडी से। शाइलॉक जो है वो हर एक अपील को रिजेक्ट कर देता है मर्सी का। इसके बाद कोर्ट में पोर्शिया और निरिशा भी आती है और जो पोर्शिया है वो बहुत बार अपील करती है शार्लोक से कि वो एंटोनियो पर मर्सी करे, उसका 1 पाउंड फ्लेश न निकाले, पर जो शार्लोक है वो बहुत ही रिजिड रहता है। इसके बाद जो पोर्शिया है वो भी शार्लोक के फेवर में जजमेंट करती है, मतलब कि ये कि वो भी रेडी हो जाती है, कहती है शार्लोक को कि ठीक है तुम 1 पाउंड फ्लेश निकाल लो अपने बॉन्ड के हिसाब से। शाइलुक ये सुनकर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पोर्शिया का तारीफ करता है और एंटोनियो की तरफ बढ़ता है अपना चाकू और स्केल लेकर के। इसके बाद जो पोर्शिया है वो एक रिक्वेस्ट करती है शाइलुक से। वो कहती है कि एक सर्जन को बुला लो ताकि जो 1 पाउंड फ्लेश निकालने में जो वाउंड हो जाएगा एंटोनियो के शरीर में उसको वो ठीक कर सके। लेकिन जो शाइलॉक है इसको वो रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि ऐसा कुछ बॉन्ड में लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए वो इसको नहीं मानेगा। इसके बाद जो पोर्शिया है वो कहती है कि ठीक है तो तुम अपना 1 पाउंड फ्लेश निकाल लो एंटोनियो के बॉडी से, लेकिन ये ध्यान देना कि एक भी ड्रॉप ब्लड का ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये भी बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ था। और इसके बाद जो शाइलॉक है वो हार जाता है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई किसी का 1 पाउंड फ्लेश निकाल ले और एक भी ड्रॉप ब्लड ना गिरे। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, जो प्रॉपर्टी है शाइलॉक का वो आधा जाता है एंटोनियो को और आधा जाता है स्टेट को। और इवन जो लाइफ है शाइलॉक का वो भी डिपेंडेंट रहता है ड्यूक के मर्सी पे। तो जो ड्यूक है वो पार्डन कर देता है शार्लोक को, उसके लाइफ को छोड़ देता है। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो रिमिट कर देता है स्टेट के शेयर को, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है शार्लोक का उसको ड्यूक मना कर देता है स्टेट को लेने से। और जो एंटोनियो है वो भी मना कर देता है कि वो भी शार्लोक की प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहता है। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन वो लोग रखता है। ये कंडीशन ये होता है कि शाइलॉक के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर शाइलॉक की बेटी यानी कि जेसिका और लॉरेंजो का अधिकार होगा। इसके बाद शाइलॉक अग्री हो जाता है और कोर्ट से बाहर निकल जाता है
और वो बहुत ही दुखी रहता है। इसके बाद पोर्शिया, नेरिशा, एंटोनियो और बेसेनियो भी कोर्ट से बाहर आ जाते हैं और किसी को ये नहीं पता चलता है कि जो लॉयर था वो एक्चुअली में पोर्शिया थी और जो क्लर्क था वो एक्चुअली में नेरिशा थी। इसके बाद जो बेसेनियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के लाइफ को बचा करके, और वो पोर्शिया को कहता है कि वो उससे कोई तोहफा मांग सकती है इतना उस पर उपकार करने के लिए या इतना बड़ा केस उसको जिताने के लिए। तो जो पोर्शिया होती है वो उससे उसका रिंग मांग लेती है, लेकिन जो बेसेनियो है वो कुछ भी दे सकता था एक्सेप्ट रिंग, क्योंकि ये उसका वेडिंग रिंग था, लेकिन फिर भी वो उसको दे देता है। और जो ग्रेसिनो होता है उससे उसका रिंग नेरिशा ले लेती है। इसके बाद जो पोर्शिया होती है वो जो शार्लोक साइन करता है पेपर जेसिका और लॉरेंजो के लिए, उसको अपने साथ लेती है और वहाँ से बेलमोंट के लिए निकल जाती है ताकि वो एंटोनियो और बेसेनियो से पहले पहुँच जाए। यहाँ पर फोर्थ एक्ट भी ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ एक्ट का। अब जब पोर्शिया अपने घर में नहीं रहती है उस समय उसके घर में लॉरेंजो और जेसिका मास्टर रहते हैं और वो लोग एक बहुत ही लवली कपल रहते हैं। वो लोग लव, म्यूज़िक की बातें करते हैं और साथ ही वो लोग गाना भी गाते हैं मूनलाइट में। इसके बाद पोर्शिया और नेरिशा भी वेनिस से वापस बेलमोंट आ जाते हैं और उनके बाद बेसेनियो, ग्रेसिनो और एंटोनियो भी बेलमोंट आ जाता है। अब जैसे ही वो लोग आता है उसके बाद जो नेरिशा है वो ग्रेसिनो से लड़ाई करने लगती है कि उसका रिंग मिसिंग है। इसके बाद जो ग्रेसिनो है वो ओथ लेता है कि नहीं, वो किसी भी वुमेन को रिंग नहीं दिया है एक्सेप्ट एक लॉयर थी वेनिस में, उसके क्लर्क को वो अपना रिंग दिया था तोहफा के रूप में, क्योंकि वो एंटोनियो के लाइफ को बचाने में मदद की थी। इसके बाद पोर्शिया भी सिमिलर लड़ाई करती है बेसेनियो से कि वो भी अपना रिंग किसी वुमेन को दे दिया है। उसके बाद जो बेसेनियो है वो भी ओथ लेता है और वो कहता है कि वो अपना रिंग किसी को नहीं दिया है एक्सेप्ट लॉयर को। इसके बाद पोर्शिया और नेरिशा दोनों अपना रिंग रिटर्न कर देती है बेसेनियो और ग्रेसिनो को। और इसके बाद ये सीक्रेट डिस्क्लोज हो जाता है कि जो लॉयर थी वो पोर्शिया थी और जो क्लर्क था वो नेरिशा थी। और यहाँ पर इस प्ले का हैप्पी एंडिंग होता है। जो जेसिका और लॉरेंजो होता है उनको उनके पापा का प्रॉपर्टी मिल जाता है। जो एंटोनियो होता है उसको खुशखबरी मिलता है कि उसका शिप वापस आ रहा है। और जो बेसेनियो है फाइनली वो भी खुश हो जाता है, उसको भी पोर्शिया मिल जाती है, उसको सारा प्रॉपर्टी मिल जाता है उसका, और उसका भी लाइफ अच्छा हो जाता है।